बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, बलूचिस्तान बोर्ड की किताब है उर्दू की। इसमें डॉक्टर वज़ीर आका की लिखा हुई आप बीती है, उसका एक हिस्सा आप इससे पहले देख चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको उसकी तफ़हीम बेहतरीन तरीके से समझ आ चुकी होगी। आइए हम इससे आगे पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें और इसमें जो भी नए सबक ऐड कर रहे हैं उनसे आप मुस्तफ़ीद हो चुके। तो आइए पढ़ते हैं। लेकिन फितरत इंसानी की भूल अजमियों का ये मुतालिया ही मुझे रेल के सफ़र की तरगीब नहीं देता, बल्कि उन पर पुरस्रार मनाजिर में खो जाने के लिए भी रेल में सवार होता हूँ जो रेल की खिड़की से बाहर हद नज़र तक फैले होते हैं। कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि इंसान जब रेलगाड़ी में मौजूद होते हैं तो कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहे होते हैं। चुनाचा उनको तो मैं देखता ही हूँ, उनकी फितरत और उनकी नफ्सियात को तो मैं जानता ही हूँ, मगर यहाँ पर मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है और दिलचस्प लगती है वो इर्द गिर्द के मनाजिर होते हैं जो मैं रेल की खिड़की से देखता रहता हूँ। अजीब बात है कि रेल का सफ़र बैक वक्त मुझे अम्बू और तन्हाई का एहसास दिलाता है, लेकिन जब मैं अपने साथी मुसाफिरों को देखता हूँ जिन्हें तकदीर ने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में उठाकर चंद लहजों के लिए एक जगह गुडमुट कर दिया है और जो भांत भांत की बोलियों, अनोखे मुतजाद ख्यालात और बदमिजाजी और मुरव्वत के मुजाहिरों से चहकती बोलती ज़िंदगी का एक इंतहाई सच्चा नमूना पेश करते हैं, तो मैं खुद भी इस कुलबुलाती हुई मखलूक का एक जुज़ बन जाता हूँ। कहते हैं कि मुझे रेल का सफ़र जो है वो एहसास दिलाता है कि यहाँ पर तन्हाई भी है और हजूम भी है, और जब मैं लोगों को देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि हमें तकदीर ने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से उठाकर, यानी उस वक्त ट्रेन में रेल में बेशुमार लोग होते हैं जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता होते हैं और वो चंद लम्हों के लिए उन्हें तकदीर ने, मुकद्दर ने उठाकर एक जगह यानी एक ही बोगी में गुडमुट कर दिया है, यानी जमा कर दिया है। और जो भांत भांत की बोलियां, जो यानी कि मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ इलाकों की ज़बानें बोल रहे होते हैं, उनके अनोखे और एक दूसरे से मुतजाद ख्यालात होते हैं। कोई बदमिजाज होता है, कोई बामुरव्वत होता है, कोई किसी बातें करता है, कोई चहकती हुई बोलती हुई ज़िंदगी का हिस्सा होता है। तो ये एक इंतहाई सच्चा नमूना पेश कर रहा होता है इस वक्त रेल का ये डब्बा जहाँ पर हम लोग इस वक्त मौजूद होते हैं। मुसन्निफ कहते हैं कि मैं खुद भी इस कुलबुलाती हुई, कुलबुलाना उसको कहते हैं जैसे कोई कीड़ा, पतला लंबा सा कीड़ा या सांप जैसी शक्ल वाला कोई जिस्म जब किसी चीज़ के नीचे हरकत करता है और आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म को हरकत देता है, तो इसको कुलबुलाना कहते हैं। तो कहते हैं कि इतना रश होता है, इतना हुजूम होता है लोगों का कि उस कुलबुलाती हुई मखलूक यानी इंसानों के बीच में मैं भी क्योंकि मौजूद होता हूँ तो मैं भी उनका एक जुज़ बन जाता हूँ और ऐसी संजीदगी से अपनी आरा को दलाइल से मजबूत करता हूँ गोया फरीक मुखालिफ का इकरार ही मेरी ज़िंदगी का अहम तरीन मिशन है। कहते हैं कि यहाँ पर मैं मौजूद होता हूँ और आपस में बातचीत चल रही होती है और हम आपस में जब मुख्तलिफ आरा पेश करते हैं, राय पेश करते हैं, उनको मैं दलाइल से पेश करता हूँ और ये मैं देखता हूँ कि दूसरा बंदा जो मेरे मुखालिफ होता है उसकी मुखालफत का इकरार करना यानी दू बदू गुफ्तगू करना और फिर एक दूसरे के मुखालिफ बातें करना ही मेरी ज़िंदगी का मिशन होता है। लेकिन मैं जब दूसरे ही लम्हे रेल की खिड़की से एक नज़र बाहर की दुनिया पर डालता हूँ तो ना सिर्फ ये कि अपने साथी मुसाफिरों की मौजूदगी से बेनियाज हो जाता हूँ, बल्कि मुझे यूँ महसूस होता है जैसे मैं इस वसीओ अरीज कायनात में
यक्का व तन्हा खड़ा हूँ। कहते हैं कि जब मैं ट्रेन में बोगी के अंदर लोगों की तरफ मुतवज्जो होता हूँ, उन्हें देखता हूँ, तो वहाँ एक नई दुनिया आबाद होती है जहाँ बेशुमार लोग आपस में गुडमुड बैठे हुए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। शोर शराबा, हंगामा और मुख्तलिफ ज़बानें, लहजे, मुख्तलिफ बातें, एक दूसरे की मुतज़ाद बातें चल रही होती हैं और एक रश हजूम होता है। और ऐसे ही फिर मैं जब बाहर की तरफ मुतवज्जो होता हूँ तो खिड़की से मुझे कुछ और ही दुनिया नज़र आती है और मैं इन मुसाफिर लोगों से बेनियाज हो जाता हूँ और मुझे यूं लगता है जैसे अल्लाह की बनाई हुई एक वसी और अरीज़ कायनात में मैं यक्का व तन्हा यानी अकेला खड़ा हूँ। ऐसे में मेरे साथी मुसाफिरों की आवाज़ें मेरे कानों से टकराती तो हैं, लेकिन इस तौर गोया किसी गहरे कुएं से आ रही हूँ और मेरी तमाम तर तवज्जो उस हर आन बदलते हुए मंजर पर मरकूज हो जाती है जो मुझे तेजी से हरकत करता हुआ नजर आता है। कहते हैं कि मैं मौजूद तो वहीं होता हूँ, मेरे कानों के साथ आवाज़ें टकरा रही होती हैं, मगर मैं असल में उनके साथ होते हुए भी वहाँ नहीं होता हूँ और मेरी तमाम तर तवज्जो हर वक्त बदलते हुए, हर लम्हा बदलते हुए बाहर के मनाजिर पर होती है। कहते हैं कि मैं इस मंजर के अज्जाए तरकीबी पर गौर करता हूँ और हैरान होता हूँ कि बज़ाहिर तो महज चंद नहरों, खेतों और पहाड़ियों से इसकी तश्कील हुई है, लेकिन इसका मजमूई तासर किस कदर हसीन और दिलफरेब है। और तब एमरसन की तरह मुझे ये एहसास होता है कि अगरचा इस मंजर का हर जुज किसी न किसी की मलकियत है। कहते हैं कि मैं इस मंजर के अज्जाए तरकीबी यानी कि मैं देखता हूँ कि ये कैसे बने हुए हैं, तो हैरान होता हूँ कि ये नहर, खेत, पहाड़ियाँ तो इनमें मौजूद ही हैं, मगर जब ये सब मिल जाती हैं तो एक इंतहाई दिल फरेब, दिल को धोखे में डाल देने वाला हुस्न रखने वाला मंजर मेरे सामने होता है। कहते हैं कि अमेरिकी एक शायर है जिसका नाम एमरसन, यहाँ पर उन्होंने लिखा है, उसकी तरह मुझे एहसास होता है कि ये जो कुछ भी मनाजिर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं उसका किसी न किसी के साथ कोई ताल्लुक और रिश्ता मौजूद है जिसने इस मंजर के हर जुज को आपस में जोड़ रखा है और हर जुज फिर किसी न किसी की मलकियत है। यानी नहर सरकार की है, खेत जैद का है, मकान बकर का है, लेकिन ये मंजर, सारे का सारा मंजर सिर्फ और सिर्फ मेरा है। यानी यहाँ पर एक अजीब सी मंतक और फलसफा है कि चीज़ें जो हैं वो किसी न किसी की मलकियत हैं। यहाँ पर जैद और बकर का मतलब कोई जैद और बकर शख्स नहीं है, अशखास नहीं है, बल्कि अरबी में जब हम फलां फलां कहते हैं तो उसके लिए ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, जैद और बकर का। ये ऐसे ही मिसाल के तौर पर इलामती नाम रखे गए हैं। यानी कहते हैं कि जो मंजर नज़र आ रहे होते हैं वो किसी न किसी इंसान की मलकियत होते हैं। घर हो गया, खेत हो गया, नहर हो गई, नहर तो हुकूमत की होती है, मगर कहते हैं कि जब मेरी आंखें इस सारे मंजर को देखती हैं तो वो सिर्फ मेरा बन जाता है। नीले आसमान पर कुरमजी अबर पारे बिखरे हुए हैं, यानी कि आसमान पर बादल के टुकड़े हैं जो इधर उधर घूम फिर रहे हैं और मेरे साथ साथ उड़ते जा रहे हैं। यह शायर ने नीले आसमान पर कुरमजी अबर पारों का जिक्र किया है, यानी नीले आसमान पर सुर्खी माइल, गहरे भूरे सुर्खी माइल बादल जो हैं वो बिखरे हुए हैं और जैसे जैसे मेरी रेलगाड़ी चल रही है वो मेरे साथ साथ उड़ते चले जा रहे हैं। हद नज़र तक खेतों और पहाड़ियों का दिल फरेब सिलसिला है जो भंवर की तरह चक्कर काट रहा है। शाम होने को आई है, गाड़ी एक छोटे से गांव के करीब से गुजर रही है,
गाँव में जिंदगी की रफ्तार किस कदर सुस्त है। एक जवान लड़की पानी का घड़ा उठाए हुए होले होले रहट की तरफ आ रही है। कोई गदड़िया धीरे धीरे अपने रेवड़ को लिए गांव में दाखिल हो रहा है। गांव के तंदूर से गाढ़ा गाढ़ा सुस्त रूह धुआं उठ रहा है और गाड़ी फराटे भरती हर शय को पीछे छोड़ती किसी नामालूम मंजिल की तरफ की जानिब रवां दवा है। मुसन्निफ कहते हैं कि गाड़ी जो है वो एक गांव के करीब से गुजर रही है और खेत हैं, पहाड़ हैं और इनका एक तवील सिलसिला है जो दिल को बहुत भा रहा है। और ये यूं लगता है कि एक भंवर है जिसके अंदर मैं चक्कर खा रहा हूँ और इन्हें देखता चला जा रहा हूँ। कहते हैं कि शाम हो रही है, गाड़ी एक छोटे से गांव के करीब से गुजर रही है। गांव की जिंदगी इंतहाई सुस्त है। एक जवान लड़की पानी का घड़ा उठाए आहिस्ता आहिस्ता रहट की तरफ आ रही है। रहट कहते हैं कुएं के ऊपर एक गोल लकड़ी का व्हील होता है बहुत बड़ा, उसके साथ ऊंट को बांध दिया जाता है और उस रहट के साथ यानी उस गोल व्हील के साथ एक मैकेनिज्म के साथ मट्टी के या टीन के बने हुए छोटे छोटे मग टाइप बर्तन होते हैं जो पानी में डूबे होते हैं। जब कुआं चलता है बैल की वजह से, बैल उसको घुमाता है उस गोल से पहिए को, तो वो पहिया उस पानी के अंदर से खींच खींच कर उन बर्तनों को निकालता है। वो जब ऊपर आते हैं तो उस गोल पहिए के ऊपर उलटते चले जाते हैं और वहां से पानी बाहर खेतों को या लोगों के पास पहुंच जाता है। वहां पर एक रेवड़ है गाय भैंस बकरियों का और गदड़िया जनी के उसको चराने के लिए लेकर जाने वाला शख्स भी आहिस्ता आहिस्ता अपने गांव में दाखिल हो रहा है। और तंदूर है जहां से गाढ़ा गाढ़ा सुस्त धुआं उठ रहा है। कहते हैं कि गाड़ी फराटे भरती हर शय को पीछे छोड़ती किसी नामालूम मंजिल की जानिब रवां दवां रहती है। मुसन्निफ कहते हैं कि आप ही कहिए कि कोई ऐसे मंजर को कोई कैसे फरामोश कर सकता है। ये मंजर तो दिल में रख लेने के काबिल है और मैं ऐसा ही करता हूँ। लेकिन रेल का सफ़र महज उड़ते हुए मनाजिर से हिज उठाने की हद तक ही महदूद नहीं, इसका एक दिलचस्प पहलू उन स्टेशनों की ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होना भी है जो हरकत और तमव्वुज के समंदर में नन्हे नन्हे खामोश जजीरों की तरह नजर आते हैं। कहते हैं रेल का ये जो सफ़र है ये सिर्फ इन मनाजिर से लुत्फ उठाने के लिए नहीं है, बल्कि उनके अंदर एक दिलचस्प पहलू भी है कि जो स्टेशन पर एक ज़िंदगी होती है, चहल पहल होती है, उससे लुत्फ़अंदोज़ होना भी होता है। जो हरकत और तमव्वुज के समंदर में यानी कि जो तेज़ी से हरकत कर रही होती है, ट्रेन रेलगाड़ी चल रही होती है, अपने पटड़ी पर भागती चली जाती है, वहीं पर ये छोटे छोटे बीच में रेलवे स्टेशन आते हैं। ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे खामोश से जजीरों की तरह होते हैं। जजीरा कहते हैं समंदर के अंदर से एक खुश्क ज़मीन अल्लाह के हुक्म से नीचे से उभर कर ऊपर आ जाती है और कभी कभी नए जजीरे भी ज़ाहिर होते हैं। यानी समंदर का पानी हट जाता है और समंदर के नीचे जो ज़मीन होती है वो सामने आ जाती है और फिर इंसान उसके ऊपर चल फिर लेता है। और इसी तरह बहुत बेशुमार बड़े बड़े जजीरे भी दुनिया में मौजूद हैं। अब ये कहते हैं कि ये जो जजीरे होते हैं यानी कि ये रेलवे स्टेशन होते हैं, इनके किनारों पर गाड़ी थोड़ी सी देर के लिए रुकती है। किनारों का मतलब ये है कि समंदर के इन जजीरों के किनारों पर जैसे हम रुक जाएं तो लहजा भर के लिए गाड़ी रुकती है। लेकिन शायद मैंने इन जजीरों को खामोश करार देने में गलती की है, क्योंकि उड़ते हुए मनाजिर की खामोशी के मुकाबले में यहाँ जिंदगी की गहमा गहमी
نسبتاً زیادہ ہوتی ہے، جو بڑے اسٹیشنوں کی بات نہیں کرتا، جہاں ریڑھی والے آپ کی کھڑکی کے عین نیچے آ کر اپنے پھیپھڑوں کی پوری قوت کے ساتھ ہانک لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ان چھوٹے چھوٹے ریلوے اسٹیشنز کو میں نے خاموش جزیرہ کہا ہے، لیکن پھر خود ہی اپنی بات کی تردید کہتے ہیں کہ شاید میں غلطی پر ہوں، کیونکہ یہاں پر زندگی بنسبت اس کے زیادہ مصروف نظر آتی ہے، جیسے کہ باہر مناظر میں پہلے میں دیکھتا آیا تھا، مگر یہاں پر کچھ مختلف صورتحال ہوتی ہے۔ ہاں البتہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے جہاں بہت بڑے بڑے ریلوے اسٹیشنز ہوتے ہیں اور وہاں پر آپ کی کھڑکی، ریل کی کھڑکی کے عین نیچے کوئی شخص اپنی ریڑھی لے آتا ہے اور آپ کو پوری قوت کے ساتھ چلا کر اپنی چیزیں بیچنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آپ پر اشیاء خریدنے کے لیے نفسیاتی دباؤ ڈال سکیں، اور جہاں انجنوں کی شفٹنگ، پلیوں کی باغ دوڑ اور بدحواس مسافروں کی گھبراہٹ پر آپ کو میدان کارزار کا گمان ہوتا ہے، بلکہ ان ننھے یتیم اسٹیشنوں کی بات کرتا ہوں جہاں اسٹیشن ماسٹر صاحب وردی کے کوٹ کے نیچے لٹھی کی شلوار پہنے، ہاتھ میں کاغذات کا پلندہ لیے گارڈ کے ڈبے کی طرف بھاگتے نظر آتے ہیں، اور کانٹے والا باواز بلند انجن ڈرائیور سے چلم کے لیے آگ کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے، اور جہاں آپ کو اچانک محسوس ہوتا ہے گویا ایک طویل تنہائی کے بعد آپ نے زندہ اور شاداب، تڑپتی اور مسکراتی ہوئی زندگی کا پرتو دیکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ان ننھے چھوٹے اسٹیشنوں کی بات کرتا ہوں جہاں اسٹیشن ماسٹر صرف اپنا کوٹ پہن لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ اسٹیشن کے ماسٹر ہیں، پھر وہ اپنے شلوار قمیض کے اوپر یہ کوٹ پہنتے ہوئے ایک ہاتھ میں کاغذوں کا پلندہ پکڑتے ہوئے گارڈ کی ڈبے کی طرف بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کانٹے والے کا مطلب یہ ہے کہ جو ریل کی پٹڑیوں کو کی رخ بدلتا ہے، ان کی سمت بدلتا ہے، تو اس کا ذکر وہ یہاں پہ کر رہے ہیں کہ کانٹے والا بآواز بلند انجن ڈرائیور سے چلم کے لیے آگ کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے، یعنی انجن ڈرائیور سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی چلم کو آگ لگانی ہے تو تم مجھے کسی طرح آگ کا بندوبست کر کے دے دو، اور جہاں آپ کو اچانک محسوس ہوتا ہے گویا ایک طویل تنہائی کے بعد آپ نے زندہ اور شاداب، تڑپتی ہوئی، مسکراتی ہوئی زندگی کا پرتو یعنی اس کا عکس دیکھا ہے۔ اسٹیشن پر ریل کے ٹھہرنے کا ایک رومانوی پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ آپ کی گاڑی آہستہ ہوتی ہوئی پلیٹ فارم پر آ کر رک جاتی ہے، آپ نظریں اٹھاتے ہیں اور آپ کو پلیٹ فارم کی دوسری طرف محض 2-4 ہاتھ کے فاصلے پر کوئی اور مسافر گاڑی کھڑی نظر آتی ہے۔ آپ اتفاق دیکھیے کہ آپ کا ڈبہ جہاں رکتا ہے اس کے عین سامنے ڈبے میں کھڑکی سے لگے کوئی اداس سی حسینہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے جو آپ کی گاڑی کو رکتے دیکھ کر ہولے سے مسکرا دیتی ہے۔ یہاں پر حسب معمول ڈاکٹر وزیر آغا نے لکھنے والوں کا پسندیدہ موضوع چھیڑ دیا ہے، جو کہ اکثر آبیتی افسانوں میں نظر آتا ہے کہ آپ کی گاڑی رکی ہے اور اس کے بالکل ساتھ ایک اور گاڑی بھی رکی ہوئی ہے جہاں پہ ایک اداس سی حسینہ بیٹھی ہوئی ہے، اور جب آپ کی گاڑی رکتی ہے تو وہ آپ کو دیکھ کر مسکرا دیتی ہے۔ آپ جلدی سے اٹھتے ہیں، بالوں کو سنوارتے ہیں، ٹائی کی گرہ درست کرتے ہیں اور جلدی سے واپس اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ آپ کے بیٹھتے ہی انجن کی سیٹی کی آواز آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے اور محبوبہ دل نواز کی گاڑی آپ کی تمناؤں اور آشاؤں کو کچلتی ہولے ہولے پلیٹ فارم پر سے کوچ کر جاتی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دوران جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، بال، نیک ٹائی، کپڑے، لباس وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آ کر اس کھڑکی کے سامنے بیٹھتے ہیں جلدی سے، مگر ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ وہاں پہنچتے ہیں آپ کی محبوبہ کی جو گاڑی ہے وہ سیٹی بجا کر چل پڑتی ہے اور آپ کی تمنائیں اور آرزوئیں یعنی آشا کو کچلتے ہوئے دھیرے دھیرے پلیٹ فارم سے نکل جاتی ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک خلا ہے، حسرتوں اور محرومیوں کے خلا، جس میں ایک بھدا سا انجن چند مال گاڑیوں کا تعاقب کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر آپ کے سامنے ایسے وہ جب ٹرین ہٹ جاتی ہے جس میں آپ کی محبوبہ بیٹھی ہوئی تھی تو ایک خلا پیدا ہوتا ہے، اور حسرتوں اور محرومیوں کے اس خلا میں
आगे सामने आपको एक भद्दा सा इंजन नजर आता है जो माल गाड़ियों का ताक़ुब कर रहा होता है, यानी माल गाड़ियों के पीछे चलता हुआ जाता है और इनको अपने साथ लेकर फिर आगे किसी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। आप इस मंजर से नजरें हटा लेते हैं, लंबा सा सांस लेते हैं और अपनी टाई की घेरा ढीली कर देते हैं। आखिर में मुझे ये अर्ज करना है कि रेल के सफर के ऐसे कई और पहलू भी हैं जिनके हक में बहुत कुछ कहा सुना जा सकता है, लेकिन ये कहना कि रेल का सफर जिस्मानी आसाइश का मौजब भी है, यकीन मानिए ये हवाई जरूर किसी दुश्मन ने उड़ाई है। तो जनाब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगरचा रेल के स्टेशन में कुछ ऐसे मौके आते हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, मंजर हो गया या एक नई गाड़ी के आने से आपको किसी खूबसूरत चेहरे का ताक़ुब करने में आसानी महसूस होती है और आपको अच्छा लगता है, आप लुत्फ़ महसूस करते हैं। कभी मंजर, कभी रेलगाड़ी का चलना, कभी रेलवे स्टेशंस की भीड़ भाड़, कभी रेलवे स्टेशन के छोटे छोटे रेलवे स्टेशंस की खामोशी, उदासी और तन्हाई, बेशुमार खूबसूरत मनाजिर और उनका जिक्र करते हुए आखिरकार शायर ये कहते हैं कि शुरू में मुझे किसी ने मशवरा दिया था कि आप ट्रेन का सफ़र करें और रेल में जाएं, आपको बड़ी जिस्मानी आराम और आसाइश मिलेगी। तो मैं ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल झूठ है। और वो एक लगाते हैं एक मिसरा कि ये हवाई ज़रूर किसी दुश्मन ने उड़ाई है कि रेल का सफ़र एक बेहतरीन सफ़र है। अज़ीज़ तलबा, इस सबक का इख्तिताम हम करते हैं, ये मुकम्मल हो गया है और आप इसको पढ़ें, देखें, समझें और मेरे चैनल के साथ मुंसलिक रहें, देखते रहें, सर्च करते रहें और इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई से मुझे बेइंतहा खुशी होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।